Good morning, students. Good morning, all of you. On your book, lesson 3, we have to continue. Yes, open page number 25. पेज नंबर 25. अभी तक हमने पढ़ा था किंग टूट, जिसका ओरिजिनल नेम था तुतनखानम. तुतनखामन, he was the king of ruler of Egypt, और टीनेज में ही उसकी डेथ हो गई थी. एंड ही was buried with a lot of gold. बहुत सारे गोल्ड के साथ इसको दफनाया गया था. और 1922 में इसकी टॉम को डिस्कवर किया गया. कार्टर हावर्ड कार्टर ने इसको डिस्कवर किया. वो वाज अ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट. और उसके बाद उसने एक एक करके इसकी जो कॉफिन था वहां से सारे गोल्ड को एक्सट्रैक्ट किया, अलग किया, और वापस से बॉडी को रीअसेंबल करके और एक वुडन बॉक्स में रख दिया, वापस उसको बरी कर दिया. उसके बाद फिर आफ्टर 40 years अगेन एन एनाटॉमी प्रोफेसर जो थे, उन्होंने उस मम्मी का, उस डेड बॉडी का एक्सरे किया, और ही रिवील दैट ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग. और आज हमारे पास जितने सारे साधन हैं, वी हैव सीटी स्कैन्स एंड ऑल, तो फिर डिसाइड किया गया कि उसका सीटी स्कैन किया जाए, बिकॉज हिज डेथ वाज अ मिस्ट्री. ये जानने की कोशिश की जा रही थी कि कैसे उसकी डेथ हुई, और अपनी डेथ के टाइम पर एग्जैक्टली उसकी जो एज थी वो कितनी थी. बिकॉज किंग टूट्स डिमाइज वाज अ बिग इवेंट. ही वाज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, यानी कि अपने वंश का वो आखिरी वारिस था, और उसके डेथ के साथ ही वो पूरी डायनेस्टी, पूरा वंश खत्म हो गया. तो दे वांटेड टू नो द रीजन ऑफ हिज डेथ, और उसके लिए वो लोग अब कोशिश कर रहे थे. तो लेट अस स्टार्ट. पेज नंबर 25, लास्ट पैराग्राफ. Amenhotep ill, Amenhotep III, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty's golden age. Amenhotep III, जो शायद इसके फादर या ग्रैंडफादर रहे होंगे, वो बहुत ही पावरफुल रूलर थे. फराओ मीन्स द रूलर्स आर कॉल्ड इन इजिप्ट. किंग या बादशाह को वहां फराओ बोलते हैं. तो उन्होंने करीब 4 decades यानी कि 4 दशक, दैट मीन्स 40 years तक उन्होंने वहां रूल किया. एंड दैट वाज द गोल्डन एज, बिकॉज सबसे पावरफुल रूल था उस वक्त उनका. His son Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest periods in the history of ancient Egypt. उसके बाद जो उनका बेटा था एमेनहोटेप IV, वो उनके बाद उसका रूलर बना.
The new pharaoh promoted the worship of the Aten. The sun disk changed his name to Aten or servant of the Aten, and moved the religious capital from the old city of Thebes to the new city of Akhetaten, known now as Amarna. तो जब ये एमेनहॉटेप फोर जब रूलर बना तो इसने एटन इज द सन गॉड, जो इजिप्ट में माना जाता है सूर्य देव जैसे हम लोग मानते हैं, उसी तरह से सन गॉड माना जाता है एटन को। तो उसने इसकी वर्शिप को प्रमोट किया और अपना नाम भी बदल करके एटन 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 यानी जो सन गॉड के नाम पर अपना नाम रख लिया। दैट मीन्स द सर्वेंट ऑफ द एटन, यानी जो एटन की पूजा करता है। और अपनी जो रिलीजियस कैपिटल थी वो थीब्स में थी पहले, उसको चेंज करके न्यू सिटी ऑफ एखेटेटन, नया शहर में शिफ्ट कर दिया, जिसका नाम रखा गया एखेटेटन, जिसको अमारना कहा जाता है। He further shocked the country by attacking Ammon, a major god, smashing his images and closing his temples. और उसके बाद उसने और गलत काम एक किया। एमन जो वहां पर गॉड ऑफ सन एंड एयर माना जाता है, और गॉड ऑफ ऑल द एग्रीकल्चर एंड वेजिटेशन उसको माना जाता है, तो ये भी एक मेजर गॉड देवता थे इजिप्ट में एमन। तो उनके जो मंदिर हैं, टेम्पल्स हैं, उन इमेजेस हैं, उन सबको तोड़ दिया, मंदिरों को बंद कर दिया। It must have been a horrific time, said Ray Johnson, director of the University of Chicago's Research Center in Luxor, the site of ancient Thebes. The family that had ruled for centuries was coming to an end, and then Akhenaten went a little wacky. और उस वक्त के बारे में रे जॉनसन, जो कि डायरेक्टर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर के, जो रिसर्च वगैरह करते हैं, तो उन्होंने लिखा कि वो सबसे भयानक समय था वहां के लिए। थीब सिटी में जितने भी मंदिर थे वो बंद करवा दिए गए थे एमन के, जो वहां का मेजर गॉड माना जाता है, उनकी इमेजेस को तोड़ दिया था। एंड इसीलिए शायद उस वो देवता के श्राप से या नाराजगी से, अनायंस से, वहां की जो सिटी थी वो पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, और जो फैमिली यानी कि जो वंश इतनी सदियों से वहां रूल कर रहा था, दैट वाज नाउ कमिंग टू एन एंड, उसका अंत अब होने वाला था। आफ्टर Akhenaten's death, a mysterious ruler named Smenkhare appeared briefly and excited with hardly a trace, and then a very young Tutankhaten took the throne, King Tut as he is widely known today. और Akhenaten की डेथ के बाद एक मिस्टीरियस रूलर, यानी कि एक रहस्यमय रूलर, थोड़े समय के लिए वहां उसने रूल किया, जिसका कोई सबूत, कोई निशान भी हिस्ट्री में नहीं मिलता है। दैट मीन्स ही रूल फॉर अ वेरी लिटिल टाइम। स्मेनखरे उसका नाम था। और उसके बाद बहुत ही यंग एज में तुतनखातन ने राजगद्दी ले ली, जिसको हम किंग टुट के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। द बॉय किंग soon changed his name to Tutankhamun, living image of Ammon, and oversaw a restoration of the old ways. और इस बॉय किंग ने, यानी कि बहुत कम एज में ये किंग बन गया था, और इसने जल्दी ही अपना नाम जो है वो तुतनखामन, तुतनखेतन एटन के नाम को चेंज करके, यानी कि अगेन ही promoted the worship of Ammon. एमन जो गॉड है, जिसको एनॉय किया था इसके पूर्वजों ने, Akhenaten IV ने, तो इसने
वापस से उन इमेजेस को बनवाया, उसको वापस से जो पुराने समय में जो भी मूर्तियां वगैरह थी, जो मंदिर वगैरह थे, उसको वापस से रिस्टोर किया। का नाम बदलकर तुतनखामन रख लिया, द नेम ऑफ एमन। He reigned for about 9 years and then died unexpectedly. और 9 years तक उसने रूल किया और उसके बाद एक रहस्यमय ढंग से इसकी डेथ हो गई इन द लेट टीनेज, जो कि हम अभी पढ़ चुके हैं। Regardless of his fame and speculations about his fate, Tut is one mummy among many in Egypt. How many? No one knows. और काफी प्रसिद्धि इस बॉय किंग को मिली, और आगे इसका क्या भाग्य होता वो तो पता नहीं, लेकिन इसकी जल्दी ही डेथ हो गई थी। तो ही इज वन ममी अमंग मेनी इन इजिप्ट। जितनी भी डेड बॉडीज को वहां बरी किया जाता है, दे आर कॉल्ड ममीज। तो कितनी है वहां पर ये कोई नहीं जानता। द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट which began an inventory in late 2003 has recorded almost 600 so far and is still counting. और जो इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट है, जो स्टार्ट किया गया कि कितनी ममीज ममीज होती हैं, जब डेड बॉडी को प्रिजर्व करके कॉफिन में बंद करके उसको बरी किया जाता है कि वो जो बॉडी है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो, वो वैसे के वैसे ही रहे। तो 2003 लेट 2003 में जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया कि पता लगाया जाए कितनी ममीज हैं टोटल इजिप्ट में, तो अभी तक उन्होंने 600 रिकॉर्ड किए हैं और अभी तक गिनती चल रही है। द नेक्स्ट फेज, scanning the mummies with a portable CT machine donated by the National Geographic Society and Siemens, its manufacturer. King Tut is one of the first mummies to be scanned in death as in life, moving legally ahead of his countrymen. और उसके बाद सीमेंस, जिसने सिटी स्कैन मशीन का इन्वेंशन किया था, जिसने इसको बनाया था, उसने इसको डोनेट किया और नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने ये मशीन उन लोगों को दी ताकि जितनी भी ममीज हैं उनको सिटी स्कैन से स्कैन किया जाए और ये पता लगाया जाए कि वो लाइफ में कैसे थे, उनकी डेथ कैसे हुई और बिफोर देयर डेथ उनका स्ट्रक्चर क्या था। और उनमें से सबसे पहले फर्स्ट ममी वॉज ऑफ किंग टुट, जिसको स्कैन किया जाना था। रीगली मीन्स नोटेबल एक्सीलेंस, यानी कि अपने कंट्रीमैन से वो पहले भी आगे थे, दिस किंग टुट, एंड अभी भी ही वाज his was the first mummy to be scanned. A CT machine scanned the mummy head to toe, creating 1,700 digital X-ray images in cross-section. Toots had scanned in 0.62 millimeter slices to register its intricate structures, takes on eerie detail in the resulting image. और टूट की डेड बॉडी का जो स्कैन किया गया, हेड टू टो यानी पूरी बॉडी का स्कैनिंग की गई और करीबन 1,700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस उसकी बनाई गई। फिर हेड का स्कैन किया गया अलग अलग हिस्सों में ताकि जो इंटरनल एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है वो पता चल जाए। एयरी डिटेल यानी स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग, तो जो भी वो रिजल्टिंग इमेज उससे बनती है उससे ये लोग एग्जैक्ट पिक्चर बनाते हैं कि कैसा वो अपनी लाइफ में रहा होगा। With Tut's entire body, similarly recorded, a team of specialists in radiology
forensics and anatomy began to probe the secrets that the winged goddesses of a gilded burial shrine protected for so long. और पूरी बॉडी का स्कैनिंग करने के बाद उन लोगों ने स्पेशलिस्ट को बुलाया जो रेडियोलॉजी में स्पेशलिस्ट थे, फोरेंसिक्स में स्पेशलिस्ट थे, एनाटॉमी में स्पेशलिस्ट थे। तो उन सब लोगों ने ये रिवील किया, ये बताया कि अब तक ये बॉडी जो 3300 पहले टाइम पहले जिसको बरी किया जा चुका था, दफनाया जा चुका था, वो अभी भी सुरक्षित है। वाई? बिकॉज द विंग्ड गॉडेसेस, मेरे ख्याल से जो देवी देवता हैं, उन्होंने इस बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखा। तो ऐसा उन लोगों का मानना था कि इतने साल के बाद भी ये जो डेड बॉडी है वो सुरक्षित है, प्रिजर्व्ड है, जस्ट because of the blessings of the god winged goddesses. Gilded burial shrine, that means जो गोल्ड की जो गोल्ड का कवर उसके ऊपर लगाया गया था, उस सोने की वजह से वो सुरक्षित है। The night of the scan, workmen carried truth from the tomb in his box. Like pallbearers, they climbed a ramp and a flight of stairs into the swirling sand outside, then rose on a hydraulic lift into the trailer that held the scanner. और जिस दिन उसका स्कैन किया जाना था, तो उन्होंने ट्रुथ को अपनी कब्र में से निकाला, जिस बॉक्स में उसको रखा गया था। कार्टन ने उसको एक वुडन बॉक्स में रख दिया था। तो जो पॉल बियरर्स यानी जो पालकी उठाने वाले लोग होते हैं, उसको लेकर के उन्होंने पहले एक रैंप पर वो चढ़े, उसके बाद सीढ़ियों से होते हुए हाइड्रोलिक लिफ्ट से होकर के उस जगह तक पहुंचे जहां पर स्कैनर रखा हुआ था। 20 minutes later, two men emerged, sprinted for an office nearby, and returned with a pair of white plastic pans. करीब 20 मिनट के बाद दो लोग वहां से निकले, स्प्रिंटेड यानी तेज दौड़ते हुए वो नियर बाय ऑफिस में गए और वहां से प्लास्टिक पैंस को लेकर के आए। दो प्लास्टिक पैंस लेके आए। द $1,000,000 स्कैनर had quit because of sand in a cooler pan. Curse of the Pharaoh joked a guard nervously. और जो स्कैनर था उसने काम छोड़ दिया था बिकॉज जो फैन था उसके अंदर रेत भर गई थी। रेत का तूफान उस वक्त वहां चल रहा था, तो सारी रेत उस कूलर फैन में भर गई थी एंड इट वाज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। और एक गार्ड ने मजाक करते हुए कहा भी कि ये फराओ का श्राप है, यानी उसको आपने वाज रेस्टिंग इन पीस, उसको आप लोगों ने डिस्टर्ब कर दिया, दैट इज व्हाई उसके गुस्से और उसके श्राप की वजह से ये सब हो रहा है। Eventually, the substitute fans worked well enough to finish the procedure. तो जो दो white fans लाए गए थे नियर बाय ऑफिस से, और फाइनली वो दोनों फैंस ठीक से काम कर रहे थे और ये प्रोसीजर यानी स्कैनिंग का प्रोसीजर पूरा किया गया। After checking that no data had been lost, the technicians turned over to the workmen who carried him back to his tomb. Less than 3 hours after he was removed from his coffin, the pharaoh again rested in peace where the funerary priests had laid him so long ago. और जब ये काम हो गया, उन लोगों ने देखा कि कोई भी डाटा मिस नहीं हुआ है, यानी कि सब कुछ वैसे का वैसा ही है जैसा उन लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। तो जो टेक्नीशियंस हैं वो टूट को उन्होंने वापस उन लोगों के हवाले कर दिया जो वापस उसको उसकी कब्र तक ले गए। और 3 घंटे के बाद अब वो वापस अपने कॉफिन में वापस चला गया।
एंड अगेन द फराओ रेस्टेड इन पीस। जहां उसको पहले दफनाया गया था उसी जगह पर वापस उसको दफना दिया गया, उसकी डेड बॉडी को रख दिया गया। Back in the trailer, a technician pulled up astonishing images of truth on a computer screen. A grey head took shape from a scattering of pixels, and the technician spun and tilted it in every direction. और इधर अब वो लोग ट्रेलर यानी कि जहां वो सीटी स्कैन मशीन को रखा गया था वहां पर वो लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर उसकी इमेजेस बनाने की कोशिश कर रहे थे और धीरे धीरे ग्रे कलर का हेड आकार लेता जा रहा था, शेप बनती जा रही थी उसकी। और वो जो टेक्नीशियंस थे वो उसको प्रॉपर फॉर्म में बनाने की कोशिश कर रहे थे। नेक वर्टिब्रे अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एन एनाटॉमी क्लास। Other images revealed a hand, several views of the rib cage, and a transection of the skull. But for now, the pressure was off. Sitting back in his chair, Zahi Hawass smiled, visibly relieved that nothing had gone seriously wrong. I didn't sleep last night, not for a second, he said. I was so worried, but now I think I will go and sleep. और जही हवास जो ये सारा काम कर रहा था, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि टुट की एक्चुअल इमेज कंप्यूटर स्क्रीन पर बनानी है, एंड सो धीरे धीरे करके उन्होंने उसकी पूरी इमेज स्क्रीन पर बना दी। और तब जाकर के जही आवाज को थोड़ा रिलीफ मिली, राहत मिली, और उसने कहा सब कुछ ठीक है, यानी कि कुछ भी मिसिंग नहीं था जैसे कि एक्सरे में कहा गया था और सस्पेक्ट किया गया था कि शायद कोई मिस्ट्री थी, कोई साजिश थी जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई। बट एक्चुअली देयर वाज नथिंग सो रॉन्ग एंड सब फाइनली दे वर एबल टू मेक अ परफेक्ट इमेज ऑफ किंग टूट। वो कैसा रहा होगा अपने लाइफ टाइम में। और जही हवास कहते हैं कि मैं इस बारे में इतना परेशान था कि मैं पिछली रात बिल्कुल नहीं सोया और बहुत ज्यादा परेशान था मैं, लेकिन अब लगता है कि सब कुछ ठीक है। आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर descending metal stairs to the sandy ground, the wind had stopped. The winter air lay cold and still, like death itself, in this valley of the departed. Just above the entrance to Tut storm stood Orion, the constellation that the ancient Egyptians knew as the soul of Osiris, the god of the afterlife, watching over the boy king. और जब हम लोग वहां से निकले, यानी ट्रेलर जहाँ सिटी स्कैन हुआ था, तो वहां से मेटल स्टेयर्स से होते हुए, सीढ़ियां उतरते हुए जब हम उस रेतीली जमीन पर पहुंचे, तो जहां पहले रेत का तूफान आया हुआ था, तो अब वो हवा रुक चुकी थी। विंटर एयर ले कोल्ड, शांत हवा बह रही थी, और जैसे कि मौत की शांति होती है। इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, ये वैली लोगों को जो किंग्स हैं उनको दफनाया जाता था, तो द वैली ऑफ द किंग्स जिसका नाम दिया गया था। और वहां पर अब बिल्कुल शांति थी। जस्ट अबव द एंट्रेंस टू टूट टॉम, और जहाँ टूट की टॉम थी यानी कब्र थी, मजार थी उसकी, वहां पर ओरियन जो कॉन्स्टिलेशन होता है वो वहां पर उसका डायरेक्शन था, जिसको कि इजिप्शियंस मानते हैं सोल ऑफ ओसिरिस, ओसिरिस की आत्मा। ओसिरिस को वो लोग मानते हैं द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, यानी मृत्यु का के बाद जो देखते हैं वो देवता, द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ। आफ्टर लाइफ मीन्स द लाइफ आफ्टर डेथ। तो ऐसा लग रहा था कि जो ओसिरिस है वो खुद उस बॉय किंग की देखभाल कर रहे हैं, यानी कि
King Tut was resting in peace under the supervision and care of the soul of Osiris, the god of the afterlife. नेशनल ज्योग्राफिक वॉल्यूम 207 से ये लिया गया है, जो इन लोगों ने सर्वे किया था 2003 में. उसके बाद ये सारी जानकारी मिली एंड दिस चैप्टर वाज अबाउट दैट. सो इट इज अ रियल वन, दिस स्टोरी. अगर कोई बात समझ में नहीं आई है, कोई लाइन, कोई पैराग्राफ, यू कैन आस्क मी. Is it clear to you students? अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. Then we'll discuss the question answers. Can you hear me? खुशी, निशा, करण, वीरेंद्र, दीक्षिता. कुछ प्रॉब्लम है? ओके दीक्षिता, पेज 26 पैरा 1. पैरा 1 is starting from page number 25. यानी कि किंग टूट जो है वो he was the last ruler of this dynasty in Egypt. और एमेनहोटेप III जो टूट के फादर या ग्रैंडफादर रहे होंगे, he was a powerful pharaoh. Pharaoh means the ruler of Egypt. और 4 decades यानी कि 4 दशक, that means 40 years तक उन्होंने वहां रूल किया. एंड ही वॉज अ वेरी पावरफुल एंड फेमस रूलर. और उनका जो रूल था उस वक्त वहां का सबसे अच्छा पीरियड था, गोल्डन एज थी वो. यानी कि जिस समय में इजिप्ट ने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की. और उनके बाद उनका जो बेटा था एमेनहोटेप IV, वो राजा बना, वो रूलर बना. ही सक्सीडेड हिम. और लेकिन वो जो था एमेनहोटेप IV, उसने जो अपने पिता का किया हुआ सारा काम था उसको बराबर कर दिया. बिकॉज ही वॉज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम हिज फादर. तो उसने क्या किया, जैसे ही वो रूलर बना, उसने एटन जो सन गॉड है उसकी वर्शिप को प्रमोट किया. जबकि वहां पर पहले एमन जो एक मेजर गॉड वहां का माना जाता है इजिप्ट का. जैसे हमारे यहाँ इंडियन मैथोलॉजी में अलग अलग देवी देवता होते हैं, ऐसे ही इजिप्ट में भी एमन को एक मेजर गॉड माना जाता है, जो कि सन, एयर, एग्रीकल्चर, वेजिटेशन, इन सब का मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है, इसकी पूजा की जाती है. तो एमन इज द मेजर गॉड ऑफ इजिप्ट. तो एमन की बजाय एटन जो कि सन गॉड है, सूर्य देव है, उसको उसने प्रमोट किया और अपना खुद का नाम भी बदल करके उसने एखन एटन रख लिया. एटन मीन्स एखन एटन मीन्स सर्वेंट ऑफ द एटन. यानी कि मैं सूर्य देव का उपासक हूँ. और जो अपनी रिलीजियस कैपिटल थी, ओल्ड सिटी ऑफ थीब्स, जहाँ एमन के बहुत सारे मंदिर थे, इमेजेस थी, मूर्तियां थी. तो उस ओल्ड सिटी जो थी थीब्स की, उसको भी अपनी कैपिटल नहीं रख करके एक नए शहर को अपनी कैपिटल बना लिया, जिसका नाम उसने रखा एकेट एटन. और अब उस जगह को अमरना के नाम से जाना जाता है इजिप्ट में.
ही फर्दर शॉक द कंट्री, और इतना ही काफी नहीं था, बाकी जो कंट्री मैन थे उनके सरप्राइज के लिए, उनके शॉक के लिए इसने क्या किया, जो जितनी भी एमन की जो मूर्तियां थी उनको तोड़ दी, उनके मंदिरों को बंद कर दिया, यानी कि जो थीव सिटी थी, ओल्ड सिटी, रिलीजियस कैपिटल जो थी, धार्मिक नगरी जहां पर ये एमन की बहुत सारी इमेजेस और मंदिर थे, उन सबको उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। और इसीलिए वो लोग मानते हैं कि ये सबसे खतरनाक समय था, और शायद उसने ऐसा किया उसी की वजह से, जो इनकी फैमिली थी, इनका वंश जो इतनी सदियों से वहां रूल कर रहा था, और बहुत सारे पावरफुल रूलर्स उस वंश में, उस डायनेस्टी में हुए थे, दैट वाज कमिंग टू एन एंड बिकॉज ऑफ दिस एथेन एथेन। इज दैट क्लियर? हैव यू अंडरस्टूड दीक्षिता, या कुछ और पूछना है अभी? योगेश, सेकंड लास्ट पैराग्राफ। ओके, second last paragraph, that is on page number 27. Eventually the substitute fans वर्क वेल, यानी कि जब उसका सिटी स्कैन करने के लिए उसकी डेड बॉडी को वहां लाया गया, मम्मी को वहां लाया गया ट्रेलर में जहाँ की सिटी स्कैन मशीन रखी हुई थी, और उस वक्त रेत की आंधी चल रही थी, वहां पर तूफान चल रहा था, तो सारी रेत उड़ रही थी, और जिस जो कूलर फैन है जिसकी मदद से जो सिटी स्कैन की जानी थी, उसमें रेत भर गई थी, तो इट वॉज नॉट वर्किंग। तो इसलिए वहां पर दो वाइट फैंस मंगवाए गए नियर बाय ऑफिस से, और लोग ऐसे मान रहे थे कि किंग टूट को डिस्टर्ब कर दिया गया है, उसको उसकी कब्र से निकाल करके यहाँ लाया गया है सिटी स्कैन के लिए, उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है, इसीलिए ये आंधी तूफान चल रहे हैं। ये अ, बताता है कि जो राजा है, किंग फराओ है, ही इज एंग्री, और उसके श्राप, उसके गुस्से की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन इवेंचुअली जो दो व्हाइट फैंस अलग से मंगवाए गए थे, उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया, और जो ये स्कैनिंग का प्रोसीजर था, यानी उसकी बॉडी को, उसकी मम्मी को जो स्कैन किया जाना था, सिटी स्कैन जो किया जा रहा था उसका, वो प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। और फिर उन्होंने देखा कि जो कार्टर ने सबसे पहले उसकी बॉडी को निकाला था बिफोर 40 ईयर्स, और उसने सारा गोल्ड उससे एक्सट्रैक्ट करके उस बॉडी को वापस वुडन बॉक्स में रख करके दफना दिया था। तो उन लोगों ने देखा कि 40 ईयर्स के बाद भी जो ये डेटा है वो लॉस नहीं हुआ, यानी कि सारी जानकारी उनको उस मम्मी के बारे में मिल गई। और उसके बाद जब उनका सिटी स्कैन का प्रोसीजर फिनिश हो गया, तो उन्होंने वापस से उसकी बॉडी को उस बॉक्स में रख करके उसकी टॉम्ब तक वापस भेज दिया, उसकी मजार तक, उसकी कब्र तक। और 3 घंटे उनको ये स्कैनिंग में लगे, तो 3 घंटे के बाद दोबारा से टॉम, वो जो टुट है, उसकी मम्मी अपने कॉफिन में पहुंच चुकी थी, और वापस उसको उसी जगह पर दफना दिया गया था जहां की उसकी डेथ के समय जो प्रीस्ट थे, जो राइचुअल्स करते हैं, जो रीति रिवाज पूरे करवाते हैं, जहां उन लोगों ने उसको दफनाया था, उसी जगह पर वापस टुट की मम्मी को दफना दिया गया उसके कॉफिन के साथ। इज इट क्लियर? योगेश, क्लियर हुआ? एनीथिंग एल्स? Anything else you want to ask? Okay then, read this chapter again. जो ये
बुक है आपकी, ये आप लोगों की अब तक जो सिलेबस चल रहा था, जो कोर्स बुक्स थी, उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा टफ है। तो एक बार दोबारा से इसको पढ़िए, और फिर अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास। वैसे भी बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन आंसर्स अगेन आई टेल यू द समरी ऑफ दिस लेसन। Yes, Sumit, what do you want to ask? Which question you want to ask? ये पैराग्राफ समझना है तुम्हें। तो उस वक्त बहुत तेज हवाएं चल रही थी, और उसको बचाने के लिए जो ऑथर है, क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका था उस वेव की वजह से, उस वेव की वजह से वो शिप डिस्ट्रॉय हो चुका था, और तेज हवाओं से हो सकता था कि उसके जो पार्ट्स हैं वो और अलग अलग हो जाएं, यानी कि जो बचा कुचा हिस्सा था जिससे कि वो शिप अभी तक जुड़ा हुआ था, तो वो भी डिस्ट्रॉय हो सकता था। दैट इज वाई उस शिप को बचाने के लिए ऑथर ने उसको स्लो करने के लिए, उसकी स्पीड को स्लो करने के लिए, जो सेल था, जो कपड़ा बंधा हुआ होता है जिसमें हवा भरने की वजह से उसकी स्पीड बढ़ती है, यानी कि विंड भी उसको हेल्प करती है मूवमेंट में, तो उसको स्लो डाउन करने के लिए, ये रफ वेदर में बचाने के लिए, वो टॉम जिप को उन्होंने थोड़ा नीचे कर दिया था, एंड लैश हैवी मूविंग रोप, जो रस्सी थी, उसको कस करके वहां स्टर्न के साथ जो मास्ट होता है, जो पोल जैसे खड़ा रहता है, उससे उसको बांध दिया था। यू कैन सी दैट इन दिस पिक्चर ऑन पेज नंबर 20। तो इस तरह से जो होता है, उसको बचाने के लिए उसको कस करके सारे पार्ट्स को उन्होंने बांध दिया था। एंड देन वी डबल लैश एवरीथिंग वेन थ्रू आवर लाइफ रैफ्ट ड्रिल, मतलब हर चीज को चेक कर लिया था जो भी उनकी लाइफ को बचाने के लिए जरूरी थी, और जिन चीजों की उनको जरूरत पड़ने वाली थी उस तूफान में, उस हैवी वेदर को, में अपने शिप को और अपने आप को बचाने के लिए, तो वो सबको उन्होंने चेक कर लिया था, सब चीजों को संभाल करके अपने पास रख लिया था, ताकि जैसे ही तूफान आए तो किसी भी चीज की उनको जरूरत पड़ सकती है। जैसे कि हमने आगे देखा, बाद में उनको लाइफ जैकेट, जो रैफ्ट ड्रिल यानी कि जो पानी बाहर निकालने की जो मशीन वगैरह हैं, उन सब की उनको जरूरत पड़ी, और आगे वो भी पानी में सारा पानी शिप में भर चुका था, तो उन सब चीजों की उनको जरूरत पड़ी, एंड दैट इज व्हाई दे स्टोर्ड ऑल दीज थिंग्स। चेक कर लिया था उन्होंने कि सब चीजें उनके पास हैं या नहीं, यानी कि तूफान से बचने की जो रफ वेदर है उसमें अपने आप को और अपने शिप को बचाने की तैयारियां उन्होंने की थी। इज इट क्लियर सुमित नाउ? Okay then, your homework is read this lesson again so that you can ask about your problems and your queries. Goodbye.
Okay, bye all of you. We'll meet in the next class.